Hello everyone, welcome to EduTap. And in today's BRBL in 30 Days series, we are going to discuss the chapter Payment and Settlement System Act 2007. तो सबसे पहले जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 है, ये इसलिए बनाया गया है कि जो भी हमारे देश में पेमेंट सिस्टम्स हैं उनका रेगुलेशन करना है, उनका सुपरविजन करना है। और इस एक्ट ने बोला है कि आरबीआई को हम डेजिग्नेट करते हैं कि जो भी हमारा पेमेंट सिस्टम्स का रेगुलेशन और सुपरविजन को लेके मेन अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास रहेगी। तो आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो इस एक्ट के अंदर एक कमेटी ऑफ इट्स सेंट्रल बोर्ड, जिसे कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बोला जाता है, उसके थ्रू अपनी ये सारी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। जो भी इनकी ड्यूटीज हैं इस स्टैट्यूट के अंदर, वो बीपीएसएस जो ये बोर्ड है उसके थ्रू अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। हमारे पास सेटलमेंट सिस्टम में एक होता है ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है वेयर ईच सेटलमेंट ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज अकर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस विदाउट नेटिंग और ऑफसेटिंग पेमेंट ऑब्लिगेशंस। देखो, अब मान लो, अब हम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम की अगर एग्जांपल लेके चले, तो मान लो कि ए ने बी को पैसे देने हैं, कुछ पैसे बी ने ए को देने हैं। ठीक है, तो मान लो ए ने एक बार 1 लाख दिए, फिर 2 लाख दिए, फिर उसने 3 लाख की ट्रांजेक्शन करी। एक साथ उसने 1, 2 और 3 लाख की ट्रांजेक्शन कर ली। उधर से बी ने ए को कितने देने थे? एक बार उसने 2 लाख की एक साथ ट्रांजेक्शन करी और उसने 1 लाख की ट्रांजेक्शन करी। तो अगर हम नेट सेटलमेंट सिस्टम के हिसाब से चलते तो उसमें क्या होता, इसने इसको ए ने बी को कितने देने हैं? टोटल 6 लाख। और बी ने ए को कितने देने हैं? 3 लाख। तो नेट ना 3 लाख की ही ट्रांजैक्शन होती जो कि ए से बी को जाती। लेकिन ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है, 1 लाख पहले ए से बी को जाते, फिर 2 जाते, फिर 3 जाते, फिर उधर से बी दो भेजता, फिर एक भेजता। यानी कि एक एक ट्रांजैक्शन सेटल हो रही है, नेटिंग नहीं करी जा रही है, ऑफसेट नहीं कर रहे कि चल तूने मुझे 6 देने हैं और मैंने तुझे 3 देने, तो ऑफसेट करके 3 ही तू मुझे दे। लेकिन ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन होती है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, नेटिंग नहीं की जाती। जैसे जो आरटीजीएस में पेमेंट्स होती है ना, आरटीजीएस में वो ग्रॉस सेटलमेंट के हिसाब से होती हैं कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है वो हर एक ट्रांजैक्शन रियल टाइम में होगी। ऐसा नहीं होगा कि बैच बनेगा। ठीक है, कि जो भी फिर नेट पेमेंट होगा आने जाने का, नेट जो होगा वो फिर प्लस माइनस होगा। वो नेट सेटलमेंट सिस्टम में होता है। ग्रॉस में हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली होती है, कोई बैच नहीं बनेगा, कोई ऑफ सेटिंग नहीं होगी, कोई नेटिंग नहीं होगी। तो ये ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टर्म, वो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अब देखो, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। मान लो एक पार्टी ए इंडिया में बैठी है और पार्टी बी जो है वो यूएसए में बैठी है। नो दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद ईच अदर। हाउ विल दे आइडेंटिफाई ईच अदर? तो हर एक एंटिटी को एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड मिल जाता है। उस कोड से ए बी को आइडेंटिफाई कर सकता है, बी ए को आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम इसी लीगल एंटिटी के साथ करें। तो हर एक का एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड उनको मिल जाता है। ओके, तो ये यूनिक कोड हर एंटिटी को असाइंड होता है। उसके बाद है ट्रेड रिपोजिटरी। जो भी पर्सन एंगेज्ड होता है इन कलेक्शन, कोलेटिंग, स्टोरिंग, मेंटेनिंग, प्रोसेसिंग या डिसेमिनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डेटा related to derivatives of financial transaction as specified by RBI। जो भी ऐसा पर्सन या एंटिटी जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या डेटा, जो भी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, उसकी कलेक्शन करना, डेटा की कोलेट करना, स्टोर करना, मेंटेन करना, प्रोसेस करना। ये जिसको अलाउड होता है, जिस एंटिटी को अलाउड होता है, जिस पर्सन को अलाउड होता है इस डेटा को रखना, मेंटेन करना, आरबीआई अलाउ करता है, उसे ट्रेड रिपोजिटरी बोला जाता है। कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होएगी, कोई भी रिकॉर्ड है, डेटा है, वो कौन मेंटेन करके रखेगा? ट्रेड रिपोजिटरी मेंटेन करके रखेगी। अब ना जब हम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे टर्म आता है डेरिवेटिव्स, कि अगर दो एंटिटीज को आपस में ट्रांजैक्शन करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या डेरिवेटिव की ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर उनको एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? किसी और एसेट पे।
किसी अंडरलाइंग एसेट पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास ये डेरिवेटिव्स हैं, इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। हो सकता है किसी स्टॉक पे, कि स्टॉक ऊपर जाएगा, डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर जाएगी, स्टॉक नीचे जाएगा, डेरिवेटिव की वैल्यू नीचे जाएगी। किसी कमोडिटीज पे, कि ऑयल पे डिपेंड कर रही है हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है किसी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रही है, हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू किसी करेंसी पे डिपेंड कर रही है, किसी मार्केट पे डिपेंड कर रही है, कि शेयर मार्केट ऊपर गया तो डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर चलेगी, नीचे गया तो नीचे चलेगी। तो डेरिवेटिव यानी कि वो अपनी वैल्यू, ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रहा है, ये किसी और एसेट से डिराइव कर रहा है, किसी एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट से। ठीक है, कि स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज किसी और पे डिपेंडेंट है वैल्यू। तो ऐसी भी इंटरनेशनली ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप कर सकते हैं डेरिवेटिव्स की ट्रांजैक्शन। थोड़ा इनको एक बार समझना इनिशियली मुश्किल होता है, लेकिन इनकी वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंडेंट है, कि अंडरलाइन कोई एसेट है, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी या फिर मार्केट में नीचे जाएगी। उसके बाद अगर हम टीएसएस एक्ट के अंदर हम देखें तो हमने ये देख लिया कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जिसको रेगुलेशन और सुपरविजन की पावर है वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई के पास सारी पावर जो आती है, जो भी वो फंक्शन करता है, वो अपने एक बोर्ड के थ्रू करता है, पेमेंट रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसके थ्रू करता है। तो ये जो बोर्ड है इसमें कौन कौन होता है? एक तो गवर्नर होता है आरबीआई का, हु सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। तो जो भी पर्सन आरबीआई का गवर्नर बनेगा वो इसका चेयरपर्सन बन जाएगा, इस बोर्ड का। उसके बाद जो डेप्यूटी गवर्नर होता है एक आरबीआई का, जिसके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट का चार्ज होता है, वो भी इस बोर्ड का मेंबर होता है। एक कोई ऑफिसर होता है आरबीआई का विच इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करता है कि ये हमारा ऑफिसर जाएगा इस रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर। फिर 3 पर्सन होते हैं विच आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लोगों को नॉमिनेट करती है टू बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड। तो ये लोग मिलके फिर जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है उसके अंदर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करते हैं। अभी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का रेगुलेशन बहुत जरूरी है और आरबीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप देखो आरटीजीएस है, नेफ्ट है, आईएमपीएस है, आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, कितनी जल्दी सेटलमेंट होती है पेमेंट की। पहले पेमेंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में कई दिन लग जाते थे, अब आपने यहां से पेमेंट किया और वहां आपके जो है पहुंच के आपके अकाउंट से कट गई या आपको एकदम से रिसीव हो जाती है। तो वो क्यों है? ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर रहा है आरबीआई और वो अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो कोई भी पर्सन आरबीआई के परमिशन के बिना कोई भी पेमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। So any person who has to commence any kind of business, any kind of operations in India's payment systems, वो आरबीआई की ऑथराइजेशन के बिना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ऑथराइजेशन को लेके। तो जब ये पीएसएस एक्ट आया था, ये तो 2007 का एक्ट है, ऐसा तो नहीं है उससे पहले पेमेंट एंड सेटलमेंट्स होते ही नहीं थे, बहुत सारे ऑपरेटर्स थे इसके अंदर। तो जब ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आया था तो ऐसा नहीं कि पुराने वाले ऑपरेटर्स ने जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम था वो रुक गया था, लेकिन उनको बोला गया कि ठीक है तुम ये एक्ट आने के बाद अपना काम करते रहो, लेकिन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो नए एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप आरबीआई से ऑथराइजेशन ले लो। अगर आरबीआई आपको ऑथराइजेशन देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है तो फिर आपको अपने ऑपरेशंस को सीज करना पड़ेगा। तो इनिशियली लेकिन बिना आरबीआई ऑथराइजेशन के भी वो उन्होंने 6 महीने काम किया है। उसके बाद persons acting as duly appointed agents to whom payments are due। तो जो भी persons जो हैं which are appointed as agents, जिस पर्सन को पेमेंट ड्यू है वो अपने कुछ एजेंट्स को असाइन करता है पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो वहां पे आरबीआई के ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंटर कंपनी पेमेंट्स है, मान लो मेरी एक मेन कंपनी है, मान लो एक रिलायंस है, ठीक है, और जियो भी रिलायंस का ही पार्ट है, आजियो भी रिलायंस का ही पार्ट है, तो ये आपस में रिलेटेड कंपनीज हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज हैं या जिनका सेम स्ट्रक्चर है, वो आपस में एक दूसरे को जब पेमेंट करती हैं तो वो उसके लिए आरबीआई की उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि जब उसको जरूरत लगे कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की एप्लीकेशन के लिए या हमारे पेमेंट सिस्टम, देश के जो पेमेंट सिस्टम है उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए किसी को अगर एग्जाम्पशन देने की जरूरत है तो वो एग्जाम्पशन देने की पावर भी आरबीआई के पास है। उसके बाद ऑथराइजेशन फॉर क्लियरिंग हाउस।
आरबीआई के पास यहाँ पे भी पावर है कि किसी कंपनी को या किसी कॉरपोरेशन को ऑथराइज कर सके कि वो अपने किसी क्लियरिंग हाउस को ऑपरेट कर सके, या कोई नया क्लियरिंग हाउस अगर इस्टेब्लिश करना है बैंक्स के लिए, तो उस सब की पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो क्लियरिंग हाउसेस क्या करते हैं? देखो, नॉर्मली अगर चेक जाता है तो ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई का चेक है, एचडीएफसी के पास जाना है तो वो डायरेक्टली भेजते हैं, बीच में क्लियरिंग हाउस होता है, उसके थ्रू जाता है जो भी पेमेंट है। तो क्लियरिंग हाउसेस एक तरीके के इंटरमीडियरी होते हैं, तो उनके रेगुलेशन और उनके सेटअप के, नया क्लियरिंग हाउस का सेटअप करने की पावर भी आरबीआई के पास आती है। लेकिन कभी भी कोई भी क्लियरिंग हाउस अगर सेटअप होता है, कोई भी कंपनी को ऑथराइज हो जाए कि ठीक है तुम क्लियरिंग हाउस सेटअप कर सकते हो, उसमें 51% इक्विटी जो है ऐसी कंपनीज में, क्लियरिंग हाउसेस की कंपनीज में 51% इक्विटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बैंक्स की पेमेंट्स क्लियर करनी है, नया एक क्लियरिंग हाउस सेटअप हुआ एक कंपनी के अंडर, तो वो कंपनी जो है, क्लियरिंग हाउस कंपनी जो है, उसमें 51% इक्विटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास होनी चाहिए। उसके बाद आरबीआई जब भी ऑथराइजेशन ग्रांट करता है फॉर ऑपरेटिंग अ पेमेंट सिस्टम अंडर पीएसएस एक्ट, वो थॉरो इंक्वायरी करने के बाद करता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये पर्सन जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या ये सारे हमारे क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है, क्या इसे पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करने दिया जाए, तो वहां पे क्या क्राइटेरिया देखेगा वो? द नेसेसिटी ऑफ प्रपोज पेमेंट सिस्टम, कि क्या ये जो पेमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना जा रहे हैं या जो ये सर्विसेज देना चाह रहे हैं, इसकी जरूरत है या नहीं है, क्या इनका टेक्निकल स्टैंडर्ड या टेक्निकल डिजाइन जो है अप टू द रिक्वायरमेंट है, क्या ये हमारे सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स या टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इनका क्या प्रोसीजर होगा फंड ट्रांसफर करने का इधर से उधर, नेटिंग प्रोसीजर क्या होगा इनका। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है जो ये सेटअप करना चाह रहे हैं पेमेंट सिस्टम को, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कैसा है, एप्लीकेंट की इंटेग्रिटी है या नहीं है। उसके बाद क्या ये पेमेंट सिस्टम सेटअप करने से हमारे कंज्यूमर्स को कोई फायदा होगा, और क्या ये जो सेटअप होगा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, क्या ये पेमेंट सिस्टम हमारे मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होगा। और जो भी आरबीआई को लगे कि हमें चेक करने की जरूरत है किसी को, एप्लीकेशन किसी के एक्सेप्ट करने से पहले, वो कर सकते हैं, जो भी चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। तो देखो, इंडिया में कौन कौन से पेमेंट सिस्टम है जिसको ऑपरेट किया जा सकता है। इंडिया में यूपीआई है, उसके बाद मोबाइल वॉलेट्स हैं, इसके अलावा यूएसएसडी वाली पेमेंट्स होती हैं, इंटरनेट बैंकिंग होती है, चेक पेमेंट्स होती हैं, आईएमपीएस है। तो इन सब को ऑपरेट करने की पावर हर एक के पास नहीं है, आरबीआई ग्रांट करता है। ठीक है, और ये सारी कंसिडरेशंस के बाद पावर देता है कि अच्छा क्या आपको, अब पेटीएम है, पेटीएम यूपीआई भी चला देता है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं पेटीएम ने यूपीआई की सर्विस देनी स्टार्ट कर दी, उसे आरबीआई ने ऑथराइज किया। ओके, तो आरबीआई के पास ये सारी पावर है। उसके बाद ऑथराइजेशन कंडीशंस, आरबीआई विल स्पेसिफाई कि किस डेट से किस, क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, क्या फीस होंगी, क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या ड्यूरेशन होगी, जितने टाइम के लिए हम तुम्हें अथॉरिटी दे रहे हैं पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने की, ये आरबीआई ही डिसाइड करता है। अगर आरबीआई रिफ्यूज करता है आपकी एप्लीकेशन को, आपको अथॉरिटी नहीं देता, मान लो पेटीएम ने जब अप्लाई किया था कि हम भी यूपीआई ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आरबीआई चाहता तो रिफ्यूज कर सकता था, और उसके लिए उसको हमेशा रिटन नोटिस देना पड़ेगा एप्लीकेंट को कि क्या रीजन है कि हम आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर रहे हैं। एंड ये रिफ्यूजल करने से पहले आरबीआई हमेशा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है सामने वाली पार्टी को कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आएगी आरबीआई के पास पीएसएस के अंडर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर, फाइल करने के 6 महीने के अंदर अंदर आरबीआई प्रोसेस कर देता है। अगर किसी को ऑथराइज पहले कर दिया था कि ठीक है आप ऑपरेट कर लो पेमेंट सिस्टम, बाद में आरबीआई के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो रिवोक भी कर सकते हैं। अब मान लो पेटीएम को यूपीआई चलाने से मना कर दिया, पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया, तो अब वो अपील कहाँ पे कर सकते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द आरबीआई ऑर्डर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। अब आरबीआई के अगेंस्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, पेटीएम चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगले 3 महीने के अंदर अंदर इस चीज को लेके डिसाइड करना है, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल। ओके,
तो देन वी हैव चेंजेस इन द पेमेंट सिस्टम। तो जो भी सिस्टम प्रोवाइडर्स है, जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं जिसमें बैंक्स भी आते हैं, वो कोई भी पेमेंट सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर में, ऑपरेशन में, विदाउट आरबीआई अप्रूवल। अगर कोई पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर है और वो कोई चेंज लाना चाहता है तो उसे आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, और बाकी के जो सिस्टम में पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग आरबीआई अप्रूवल। ठीक है, तो जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसमें बहुत सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, बैंक्स भी करते हैं, देख लो एप्पल पे भी एक पार्टिसिपेंट है एक तरीके से, पेटीएम, यूपीआई वगैरह, ये सब पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अगर कोई सिस्टम प्रोवाइडर, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर अगर कोई भी चेंज लाना चाहता है तो आरबीआई के परमिशन लेने के बाद 30 डेज का उसको नोटिस देना है, जो भी पेमेंट सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें जरूर देना है। आरबीआई may permit changes without notice in certain circumstances। कुछ circumstances में आरबीआई अलाउ कर सकता है कि बिना नोटिस दिए भी आप चेंजेस ला सकते हो, अगर उन्हें लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरेस्ट में है या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में है। अगर आरबीआई को कोई ऑब्जेक्शन है कि अगर सिस्टम प्रोवाइडर कुछ चेंजेस लाना चाह रहा है सिस्टम के अंदर, तो कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो वो कम्युनिकेट करेगा विद इन 2 वीक्स सिस्टम प्रोवाइडर को, जिसने चेंजेस प्रपोज किए थे उसको विद इन 2 वीक्स बताएगा कि हमें तुम्हारे इन चेंजेस में ये दिक्कत है, और फिर प्रोवाइडर 2 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करेगा आरबीआई को, एंड चेंजेस तभी एप्लीकेबल होंगे जब आरबीआई अप्रूवल दे देगा कि ठीक है हमें ये ऑब्जेक्शन से इन्हें चेंज कर लो, फिर वो रिप्लाई करेगा कि ठीक है हम ये चेंजेस करने के लिए राजी हैं। उसके बाद ही कोई भी चीज चेंज हो सकती है पेमेंट सिस्टम के अंदर। तो पेमेंट सिस्टम में जितनी भी एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, सबको कुछ भी चेंज लेके आना है, कोई पेमेंट सिस्टम में कुछ भी परमिशन लेनी पड़ती है, उनको आरबीआई से लेनी पड़ती है। ओके कल ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से यूपीआई का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, पेटीएम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले, बैंक्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं क्लियरिंग सिस्टम में वो चेंज कर दें, बिना आरबीआई की परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता है। देन फॉर रेगुलेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 10A जो है पीएसएस एक्ट का, वो ये बोलता है कि कोई भी बैंक या कोई भी और सिस्टम प्रोवाइडर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्जेस नहीं लगा सकता है अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई पेमेंट करता है। आप कोई इलेक्ट्रॉनिकली कोई पेमेंट करते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन पे कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट कौन से हैं? एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी पेमेंट्स हैं कोई भी उस पर चार्जेस डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट नहीं लगाए जा सकते। देन देयर आर मेनी अदर पावर्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि जो भी पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेंट्स है, कुछ किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई इंस्पेक्शन करनी हो कर सकते हैं, कोई रिटर्न्स फाइल करने के लिए बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, सिस्टम प्रोवाइडर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, और सामने वाली जो पार्टीज हैं, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स जो हैं, कभी भी मना नहीं कर सकते। तो आरबीआई के पास पावर है राइट टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन। आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो प्रेमाइस तक एंटर कर सकते हैं, कैन एंटर प्रेमाइसेस वेयर पेमेंट सिस्टम्स आर ऑपरेटेड। जहां पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं वहां पे प्रेमाइसेस में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इक्विपमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जाके डॉक्यूमेंट्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहां की एम्प्लॉय से या किसी भी इंडिविजुअल से कोई भी इंफॉर्मेशन वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देयर वेरी एक्सटेंसिव पावर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू आरबीआई। उसके बाद जो पीएसएस एक्ट का सेक्शन नंबर 16 है वो आरबीआई को पावर देता है कि वो पेमेंट सिस्टम और पेमेंट सिस्टम में जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनका ऑडिट करना, उनकी इंस्पेक्शन करना कर सकते हैं। आरबीआई कोई भी डायरेक्शन दे सकता है पेमेंट सिस्टम को, पार्टिसिपेंट्स को, अगर उन्हें लगता है दैट देयर एक्शंस में रिजल्ट इन सिस्टमैटिक रिस्क और अफेक्ट मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी। अगर उन्हें लगता है कि इनके एक्शन से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी पे फर्क पड़ रहा है, तो उन्हें कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि तुम ये एक्टिविटी करने बंद कर दो या तुम इस एक्टिविटी के लिए कोई रेमेडी करो। तो आरबीआई पूरा बता सकता है कि आप ये चेंजेस करो या ये एक्टिविटी मत करो।
उसके बाद कोई जनरल डायरेक्शंस इशू करनी है पेमेंट सिस्टम को, पूरे को कोई जनरल डायरेक्शंस देनी है वो दे सकते हैं, और ये इंश्योर करेंगे इनकी कंप्लायंस होनी चाहिए है। तो जिसको भी पेमेंट सिस्टम में आरबीआई का कोई भी डायरेक्शन आता है, बिना डिले के उन्हें आरबीआई की बात माननी है, और कंप्लायंस की रिपोर्ट भी आरबीआई को विद इन स्पेसिफाइड टाइम भेजनी है। तो कुछ टर्म्स बार बार यूज हो रही हैं, नेट सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट। तो नेट सेटलमेंट में क्या होगा, हम पेमेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। बैंक ए ओ करता है $1 मिलियन बैंक बी को, सो बैंक ए हैज टू गिव $1 मिलियन टू बैंक बी। बैंक बी देना चाहता है $2 मिलियन टू बैंक ए। सो यहां से उधर पैसा जाएगा और इधर से इधर पैसा आएगा, लेकिन इससे बेटर क्या है, नेट सेटलमेंट में क्या होगा कि नेट कर लो, एक और एक तो आपस में एडजस्ट करके सिर्फ बैंक बी बैंक ए को $1 मिलियन दे, है ना। मान लो अगर आपके दोस्त ने आपको ₹5 देने हैं, आपने उसको ₹6 देने हैं, तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, आप उसको ₹1 दोगे। तो नेट सेटलमेंट में क्या है, जो नेट करके कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर होगी, एक ही ट्रांजैक्शन होगी। ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होगा, पहले बैंक ए बी को $1 मिलियन देगा, बैंक बी बैंक ए को $2 मिलियन देगा, ताकि हर ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिविजुअली सेटल होगी। तो टोटल ट्रांसफर कितने का हुआ, 3 मिलियन का हुआ। पहले 1 मिलियन गया, 2 मिलियन आया, तो टोटल $3 मिलियन का ट्रांसफर हुआ है। नेट में सिर्फ $1 मिलियन भेजना पड़ा, नेट कर लिया उन्होंने। ग्रॉस में हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली होती है। तो जो हमारा आरटीजीएस होता है वो ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम पे बेस्ड है, जो हमारा नेफ्ट है वो नेट सेटलमेंट सिस्टम पे बेस्ड है, वहां पे नेट पेमेंट सेटलमेंट होती है। इवन जब चेक्स भी क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू जाते हैं ना, मान लो आईसीआईसीआई है, उसने बहुत सारे चेक भेजे क्लियरिंग हाउस को, और इधर एचडीएफसी है, उसने बहुत सारे चेक भेजे क्लियरिंग हाउस को। तो यहाँ पे आईसीआईसी को कुछ पेमेंट रिसीव होना होगा, चेक्स में कुछ जाना होगा, तो क्लियरिंग हाउस ना नेट सेटल करके, कि मान लो आईसीआईसी को की तरफ से कितने जाने हैं दूसरे बैंक्स को, 5 मिलियन, और आईसीआईसी को आने कितने हैं, 4 मिलियन। तो क्लियरिंग हाउस ऐसा नहीं करेगा 5 आए 4 गए, सीधा नेट 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर देगा। तो ये डिफरेंस है नेट सेटलमेंट में और ग्रॉस सेटलमेंट में, जब पैसे की सेटलमेंट होती है। उसके बाद सेटलमेंट को अगर हम थोड़ा फॉर्मली पढ़ें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स थ्रू अ सेंट्रल एजेंसी फ्रॉम पेयर टू पे। ए से बी को पैसे जाने हैं, तो सेटलमेंट में हमेशा कोई एक बीच में इंटरमीडियरी होता है, एक बीच में कोई इंटरमीडिएट होता है, जैसे चेक्स की क्लियरिंग में क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। ग्रॉस सेटलमेंट में हर ट्रांजैक्शन 1-to-1 बेसिस पे होती है, ऑफसेट नहीं होता। अब नेफ्ट इसीलिए स्लो है आरटीजीएस से, आरटीजीएस में हर ट्रांजैक्शन होती जाती है साथ के साथ, नेफ्ट में पहले वो सेटलमेंट करते हैं बैचेस की, ऑफसेट करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस में हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली सेटल होती है, नेट सेटलमेंट में प्री डिटरमाइंड टाइम्स के अंदर नेटिंग होके पेमेंट ट्रांसफर होगी, कि दो पार्टीज है, दोनों के बीच में मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, तो नेट जो रिक्वायर्ड है उतना ही सेटलमेंट होगा। मान लो ए पार्टी से बी पार्टी को एक दिन में पहले $1 मिलियन, फिर 2-3-4 मिलियन की ट्रांजैक्शन करनी है। बी से ए को कितना पैसा जाना है, 2 और 4, दो ट्रांजैक्शन होनी है। तो बी से ए को टोटल एंड ऑफ द डे देखेंगे 6 मिलियन जाना है। ए से बी को कितना जाना है, ए से बी को कितना जाएगा, 10 मिलियन जाना है। तो यहां से 6 इधर जाने हैं, यहां से 10 इधर जाने हैं, तो इससे अच्छा ना 4 ही ट्रांसफर कर दो, ए से बी को नेट करके ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो आरबीआई के पास अथॉरिटी है इंडिया में ये देखने की कि वेदर सेटलमेंट अमंग सिस्टम पार्टिसिपेंट्स शुड बी कंडक्टेड थ्रू ग्रॉस और नेटिंग प्रोसीजर्स। जब आरबीआई किसी को ऑथराइज करता ना कि ठीक है तुम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आरबीआई जो है अथॉरिटी देते हुए ये भी उनको बताएगा कि तुम ग्रॉस सेटलमेंट में पार्टिसिपेट करोगे या नेट में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, इंडिया में आरटीजीएस को छोड़ के जितने भी हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं वो नेट सेटलमेंट पे चलते हैं, सारे नेट सेटलमेंट पे चलते हैं, सिर्फ आरटीजीएस जो है वो ग्रॉस सेटलमेंट पे चलता है। एक बार जो सेटलमेंट हो गई वो फाइनल है, इररिवोकेबल होती है। एक बार जो पैसा सेटल हो गया, इधर से उधर चला गया, वो फाइनल होता है, चाहे आप कोई कोर्ट केस कर दो, आप कुछ भी कर दो, एक बार जो सेटलमेंट होगी ट्रांजैक्शन रिवर्सेबल नहीं होती है। देन अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मान लो इंसॉल्वेंसी का या वाइंडिंग अप का, किसी भी सिस्टम पार्टिसिपेंट का, जो भी पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं,
किसी के भी वाइंडिंग अप का, इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर आने से पहले जो सेटलमेंट हो चुकी हैं वो फाइनल हैं, उन्हें ना ही रिवर्स किया जा सकता है, ना ही उन्हें इरिवोकेबल है, वो कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं ऑर्डर आने से पहले, जो पेमेंट्स हो गई। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल काउंटर पार्टी क्या होता है, is defined as a system provider that imposes between a system participant in transactions admitted for settlement। ये इंटरमीडिएट का काम होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि चेक्स की सेटलमेंट में कौन आता है बीच में, क्लियरिंग हाउस आता है। ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक को पेमेंट रिसीव करनी है, वो चेक जमा करवाता है। ठीक है। एचडीएफसी को पेमेंट करनी है, वो भी क्लियरिंग हाउसेस के पास भेजेगा सारा कुछ। तो आईसीआईसीआई को पेमेंट रिसीव करनी है, इसको देने वाला कौन बन जाएगा, क्लियरिंग हाउस। ठीक है। एचडीएफसी को पेमेंट करनी है, उससे लेने वाला कौन बन जाएगा, क्लियरिंग हाउस। तो बायर टू सेलर, सेलर टू बायर होता है, इसे नोवेशन बोलते हैं। तो ये बीच में है, इंटरमीडिएट का काम करती है सेंट्रल काउंटर पार्टी सेटलमेंट एंड नेटिंग के अंदर। देन फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन हम पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक एंटिटीज होती हैं, ठीक है, दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन द पेयर एंड पेज इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब आपको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करनी है, तो पेयर और पेज के बीच में जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, पैसे के मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, आपको अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको कौन फैसिलिटेट करता है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सको, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कार्ड पेमेंट करनी है, मोबाइल पेमेंट करनी है, जैसे कि पेपैल है, रुपे है, वीजा है, मास्टर कार्ड है। ये इंटरमीडियरीज हैं जो आपकी पेमेंट करवाते हैं। ठीक है। ऑनलाइन आपको यहां से वहां पेमेंट करनी है, तो ये फैसिलिटेट आपकी पेमेंट्स को करवाते हैं। अब अगर जो पीएसएस एक्ट है उसके अंदर आरबीआई कोई भी रेगुलेशन बनाता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है, कोई भी रेगुलेशन करता है, और ये जो भी रेगुलेशन में चेंजेस हैं, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करना है, वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है 30 दिन के लिए। पार्लियामेंट चाहे उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे टोटली अग्री भी कर सकता है, नई प्रोविजन से, नई रेगुलेशन से उसे एनल भी कर सकता है कि नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है। अगर पार्लियामेंट एनल कर देता है या मॉडिफिकेशंस करता है, जो आरबीआई ने पीएसएस एक्ट के अंदर रेगुलेशंस बनाई, अगर कुछ भी पार्लियामेंट मॉडिफाई करता है, एनल करता है, तो ऑलरेडी जो एक्शन हो चुके हैं वो हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चेंज किया जा सकता। पार्लियामेंट तो 30 दिन बाद बोल रहा है कि हमें ये मॉडिफिकेशन पसंद नहीं है, या इसे मॉडिफाई कर दो, या इसे एनल कर दो रेगुलेशन को। तो रेगुलेशन अप्रूव होने से पहले या एनलमेंट से पहले जो हो चुकी हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, वो हो ही रहेंगी, उन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो आरबीआई के पास पावर है, ये हमने पहले भी देख लिया कि पेमेंट सिस्टम्स में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंस्पेक्शन करना, उनसे कोई इंफॉर्मेशन मांगना आरबीआई मांग सकता है, उन्हें डायरेक्शंस देना, उनकी रेगुलेशन करना आरबीआई कर सकता है। अब क्या हमारे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट फॉरेन एंटिटीज को प्रोहिबिट करता है कि तुम हमारे यहाँ पे आके पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे फॉरेन एंटिटीज हो चाहे डोमेस्टिक हो, वो अगर हमारे पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। तो यहाँ Now let's start with the MCQs. What is the primary objective of the Payment and Settlement System Act? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? To designate the Ministry of Finance as a regulatory authority? No. To eliminate all traditional forms of payment methods and replace them with digital transactions? To solely increase digital payment adoption across India? या to provide for the regulation and supervision of payment systems in India and designate RBI as the authority for that purpose? तो डी करेक्ट आंसर है कि हम चाहते हैं कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया का, और आरबीआई को अथॉरिटी बना दिया इसके लिए। ठीक है। अगला है व्हाट डज नेटिंग रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम्स? तो नेटिंग का क्या मतलब होता है? नेटिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस of determining the amount of money or securities due, payable or deliverable by setting off or adjusting the obligations among system participants. So B यहाँ पे correct answer है। अगला है according to the Payment and Settlement System Act, who is the designated authority for regulation and supervision of payment system? तो designated authority ना Ministry of Finance है ना SEBI है, it's RBI. So C is the correct answer. So that's it for today. Thank you so much.